देखिए यहाँ पर उस पर जोर मत दीजिए जो है ही नहीं आपके पास। देखिए सर दुख रहा है, नहीं नींद आ रहा है, नींद आने पर नहीं सो पा रहे हैं, दिमाग बोल रहा है अरे गधे सो जाओ, और तुम बोल रहे हो कि नहीं सर डांटेंगे। ये अच्छा होता कि साइंस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मैथ और बायोलॉजी में तो ऑप्शन है, लेकिन फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। 19 ठीक नहीं रहेगा, दुनिया का कोई माई का लाल आप पैदा नहीं लिया जो आपको फिजिक्स पढ़ा देगा। हम कौन खेत की मूली हैं? क्या तुम्हारे टाइम लॉकडाउन से क्या होगा? लॉकडाउन में क्या कोरोना हाथ में हो गया था? नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस तो चौगुना है, आपको लगेगा कि मास्टर ठीक नहीं पढ़ा रहा है, इसमें गलती है, इसी को नहीं ठीक से आ रहा है, इसको बताना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या है। आइए यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। रिवीजन किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर धुआं थोड़ा दिखेगा, इसलिए रिवीजन करके आइए, हर दिन रिवीजन कीजिए, ठीक है? क्या हुआ साहिल, समझ में आ रहा है? पूछ लेंगे फिर बीच में। देखिए दो ही चीज़ होता है मेरे क्लास में, दो ही चीज़ होगा, या तो आप पूछेंगे तो हम पूछेंगे, तीसरा चीज़ नहीं होता। हाँ हम भी हाँ, आप भी हाँ, ऐसे नहीं चलेगा यहाँ। हाँ सर समझ गया, हम हाँ हमको लग रहा है समझ गया, हाँ ऐसे नहीं। या तो आप पूछिए, नहीं तो हम पूछना शुरू कर देंगे। तो अच्छा कौन सा है, हम पूछे कि आप पूछें? हाँ ठीक, तो बताइए यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? साहिल कुमार बताइए, कांपिया देखना पड़ रहा है जी, बोलिए यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? हाँ बोलो। वेक्टर हैविंग वन मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है? और यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? चंगो मंगो, हाँ वेक्टर को तो डायरेक्शन के थ्रू डिफाइन कर ही सकते हैं, यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? बोलो। अब मैग्नीट्यूड नहीं होगा। जैसा मान लीजिए मेरे मन में आया हम वेक्टर के रख दिए, तो के वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो के कैप होगा। तो के कैप कैसे मिलेगा? के वेक्टर डिवीजन में मॉड ऑफ के वेक्टर मिलेगा। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकल सकता है? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये मेरा पूछना था। हम लिखाए हैं रेशियो ऑफ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट विथ इट्स मैग्नीट्यूड। यदि किसी भी वेक्टर को, ध्यान समझिए, किसी भी वेक्टर को यदि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो जो हमको मिलेगा वो यूनिट वेक्टर मिलेगा। किसके डायरेक्शन में? उसी वेक्टर के डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन मान लेते हैं हम पी कैप मानेंगे, तो पी कैप हमको कैसे मिलेगा? ये यूनिट वेक्टर है ना, कैसे मिलेगा? वेक्टर पी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको जो मिलेगा वो पी कैप होगा, मतलब यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, समझे? तो यहाँ पर पी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा पी कैप, और वो कैसे मिलेगा? तो उस वेक्टर पी को हम डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें और टर्म्स का, इसको याद रखना है, और टर्म्स की हम लोग बात करते हैं इसमें। यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें टाइम देंगे हम लोग। यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, ये लेंथ 1 है और ये हो गया यूनिट वेक्टर। मान लेते हैं इस वेक्टर को हम आई कैप, यानी एक्स एक्सिस में दिखाने, एक एक्सिस में दिखाने वाला वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर आई कैप। इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर टेकन in the direction of x एक्सिस। तो उस वेक्टर को हम क्या नाम देंगे? आई कैप। उसी तरह y एक्सिस में एक वेक्टर हम डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जे कैप। तो इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर टेकन in the direction of y एक्सिस, ठीक। और उसी तरह एक वेक्टर हम यहां से
इधर ले रहे हैं जिसको हम लोग के कैप बोलेंगे, और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो आप हमको ये बताइए कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम में फॉलो होता है, पूरा वर्ल्ड में इसको फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिफाइन होगा, उसका क्या नाम देंगे, आई कैप। यदि वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग होगा तो के कैप। अब यदि वो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है कोई वेक्टर, तो आई कैप की जगह पर क्या हो जाएगा, हम ये होगा, हाँ ये फिक्स हम बताते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखेंगे तो उसका नाम हमने आई कैप रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहीं भी आई कैप देगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस की बात करें। हाँ, माइनस जेड एक्सिस अंदर होगा क्या, हाँ तो माइनस इधर लेंगे, ये माइनस जे कैप होगा, और एक्स एक्स हो गया, और ये हो जाएगा माइनस के कैप। बताइए, बोलो, समझ में आया, नहीं समझ में आया? एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा आई कैप, माइनस आई कैप होगा यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, और नेगेटिव में होगा तो माइनस जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप होगा, लेकिन माइनस में होगा तो माइनस के कैप होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 6 एक्सिसेस के अलॉन्ग हम दिखा सकते हैं। यदि हमको क्वेश्चन में कहेगा, आपसे पूछेगा, कहेगा, स्टेटमेंट में कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा कि स्टेटमेंट क्या रहेगा, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 मीटर एक्टिंग along एक्स एक्सिस। यदि कह रहा है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 30 मीटर, और किसके अलोंग वो एक्स एक्सिस, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसको हम एक्स मान लेंगे, ये हमारा वेक्टर है, तो ये 30 मीटर उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ क्या दे देंगे, आई कैप। तो यूनिट वेक्टर है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम वेक्टर को इस तरह से डिफाइन कर दिए। अब इसी में पूछेगा कि अ वेक्टर ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग along नेगेटिव जेड एक्सिस, तो हम क्या लिखेंगे, क्या है 20 न्यूटन है तो फोर्स से एफ से डिनोट करेंगे उसको, तो एफ इज इक्वल टू हो गया 20 न्यूटन, और ये माइनस के कैप होगा, ठीक है। तो माइनस के कैप, आप ध्यान से समझना यहां पर ये है कि माइनस के कैप क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव जेड एक्सिस में है, जेड एक्सिस ऐसे हुआ तो नेगेटिव जेड एक्सिस के पीछे हो गया, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए जेड एक्सिस और नेगेटिव जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि के कैप माइनस के कैप का नेगेटिव वेक्टर होगा, या माइनस के कैप का नेगेटिव वेक्टर होगा। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल समझने के लिए 2 मिनट देख लीजिए। जैसे ये एक्सिस हो गया हमारा आई कैप का, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने माइनस आई कैप लिया। इसका मतलब हम याद कीजिए उस समय कि जिस डायरेक्शन में हमारा आई कैप डिफाइंड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा माइनस आई कैप हुआ। जैसे वहाँ पी वेक्टर था तो माइनस क्यू वेक्टर था, ये था ना, तो पी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्यू वेक्टर था, इसीलिए यहाँ माइनस लग गया, समझे। तो उसी तरह यहाँ भी माइनस हुआ, वाई में भी यही करेंगे, ये होगा जे कैप तो उसका नेगेटिव वेक्टर माइनस जे कैप होगा, ये यदि के कैप होगा तो उसका नेगेटिव वेक्टर यहाँ माइनस के कैप होगा, ठीक है। तो इस तरह से 6 एक्सिस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, ध्यान से देखिए, F इज इक्वल टू -20 न्यूटन के कैप। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग समझिएगा। जैसे यहाँ पर ये टर्म मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा था, ये मैग्नीट्यूड था और ये डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर तो 2 चीज़ से मिलकर बना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ये हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, -20 न्यूटन का मीनिंग क्या हुआ,
-20 मीटर का मीनिंग ये नहीं हुआ कि -20 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन ही है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि के कैप के माइनस में लेना है हमको। के कैप जो वेक्टर है, जो के कैप के अलोंग डिफाइंड हो रहा है, उसका माइनस लेना है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। ये माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो माइनस है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ नजर आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। -20 आई कैप मतलब हो गया कि -20 आई कैप 20 मैग्नीट्यूड हो गया, आई कैप के अपोजिट लेना है, यानी कि नेगेटिव एक्स में लेना है। यहां पर के कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि के एक्सिस जो जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यदि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड यदि एफ मॉड लेना होगा तो हम 20 न्यूटन माइनस में ऐसा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। यदि हमको एफ मॉड लिखना है तो हमेशा 20 न्यूटन लिखेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कभी भी प्लस माइनस नहीं होगा। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए ये फोर्स है, लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, कहीं भी यहाँ माइनस नहीं होगा। समझ पाए इस बात को? जिस तरह ऐसा ही एक और देते हैं, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि अ वेक्टर एक्टिंग along negative y axis of magnitude 30 kg मीटर पर सेकेंड। तो आपको ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब आपसे सिंपल कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर, तो हम उसको पी वेक्टर मान लेंगे, तो हो गया 30 kg मीटर पर सेकेंड, और नेगेटिव जेड एक्सिस यानी नेगेटिव वाई एक्सिस है, इसका माइनस जे कैप होगा। तो ये उसका मीनिंग हुआ। और यदि हमको पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो 30 kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? किसी कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर है? तो इस तरह से हम वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन में बीच बीच में लाइन दिया रहेगा इस तरह का, तो आपको यूज करते हुए ये स्टेटमेंट है, और वेक्टर का मतलब ये स्टेटमेंट को हम वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। स्टेटमेंट हो गया ये, उसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये दोनों में कोई भी, समझे? ये वेक्टर का लैंग्वेज है और ये सिंपल स्टेटमेंट है। आपको क्वेश्चन में ये देगा, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, और कभी कभी आपको ये देगा तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? उतार लीजिए। चलिए, ध्यान समझ गए सब लोग? लिख लीजिए इसको। इलेवेंथ नहीं, 11 12 सबका, 11 से 12 पूरा उसका। 12 हार्ड नहीं होता, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है 11th। हाँ, तो इसीलिए 11th हार्ड होगा। हाँ, इसलिए 9 पढ़ के आइए। क्या देखिए, 11th जिसका बढ़िया होगा उसी का 12th भी बढ़िया होगा। यदि कोई स्टूडेंट चाहेगा, जैसे एक स्टूडेंट था, आया था परसों, आया था फ्राइडे को आया था, बोला कि उसका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम रहा, तो इस कारण से वो 11th नहीं पढ़ पाया, तो वो 12th में आया। तो उसको हम यही सजेस्ट किए कि बिना 11th के 12th तो होगा नहीं। मतलब वो तो ऐसा ही बात हो गया ना कि ग्राउंड फ्लोर मेरा बना नहीं है ठीक से, हम टॉप उसके ऊपर का फर्स्ट फ्लोर चाहते हैं कि ऐसा बने कि दुनिया देखे। आ? 2 दिन में बनेगा कैसे? 2 दिन में गिर ही जाएगा, समझे? तो कहने का मतलब ये कि 11th जिसका ठीक रहेगा उसकी का 12th ठीक रहेगा। और ऐसा कोई स्टूडेंट आज तक पैदा नहीं हुआ जो सिर्फ 12 पढ़ा हो और 98.4% या 98.6% लिया हो। आज तक कोई स्टूडेंट ऐसा पैदा नहीं हुआ। ठीक है? आपको लगता है कि हम पैदा हुए हैं? करके देख लीजिए। क्या? चलिए देखिए यहाँ पर, आइए हम लोग आप बात करते हैं
हेडिंग दीजिए वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा जनरल अलजेब्रा से कैसे अलग है, क्या दोनों में अंतर है, ठीक है, हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जनरल अलजेब्रा में हम सब लोग जानते हैं आराम से, ये हम लोग पहला स्टैंडर्ड नर्सरी एलकेजी में पढ़े हैं कि 4 + 3 बराबर कितना 7, कोई दिक्कत। और यहाँ 4 - 3 बराबर 1 होता है ये। लेकिन बट इन वेक्टर्स अलजेब्रा it is not true all the time। मतलब समझ में आया, सारे समय ये सही नहीं होगा, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर, तो वेक्टर्स अलजेब्रा इट इज नॉट ट्रू ऑल द टाइम, हमेशा सही नहीं होगा ये टर्म क्या होगा, जैसे 4 + 3 = 7 और 1 भी हो सकता है, और इन बिटवीन, मतलब समझ में आया, मतलब या तो 3 + 4 + 3 या तो 7 हो सकता है, या 1 भी हो सकता है, या इन बिटवीन मतलब 1 से 7 के बीच में भी हो सकता है, समझें। तो कोई एक ऐसा फैक्टर है जो फैक्टर इसमें इससे अलग है, जिस कारण से इसको हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसा चीज़ है जो 4 + 3 को 7 भी बना रहा है लेकिन 1 भी बना रहा है। और हो सकता है 1 से 7 के बीच में कोई वैल्यू भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 2.4 भी दे सकता है, 3.7 भी दे सकता है, 3.2 भी दे सकता है, मतलब इनके बीच में कोई वैल्यू दे सकता है। हाँ, लेकिन इस बात का गारंटी है कि 7 से ज़्यादा नहीं होगा, ना ही 1 से कम होगा। इस पर क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, आप बनाइएगा, और वो कैसे होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये और इसमें क्या अंतर समझ में आया अभी तक ये अंतर समझ में आना जरूरी है कि सिंपल अलजेब्रिक मेथड में हम 3 + 4 यानी कि 4 + 3 को हम 7 कहते आए हैं, 4 - 3 = 1 हो गया है, ये तय है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अलजेब्रा में ये कोई जरूरी नहीं है। कौन से अलजेब्रा में? वेक्टर्स अलजेब्रा में। तो वेक्टर्स अलजेब्रा में 3 + 4 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको ये समझना है। तो आखिर कैसे होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसको समझने के लिए हम ऐसा कर दें, तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर 3 पर ऐसे लगा दिए, ऐसे लगा दिए, ऐसे लगा दिए, ये समझने के लिए, ये फिजिकल नहीं है, ऐसा फिजिबल नहीं होता, ऐसा हम नंबर पे एरो नहीं देते हैं, ये फिजिबल नहीं है, समझने के लिए कर दिया आपके, सिर्फ समझ में आए। तो अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा में। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग सबसे पहले नंबर पर पढ़ेंगे वेक्टर्स एडिशन, मतलब वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, ये फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पढ़ेंगे वेक्टर्स सबट्रैक्शन, ठीक है, ये सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पढ़ेंगे वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और हमको वेक्टर डिवीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, जैसे 3/4 ऐसा लिखते हैं ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 1/4। तो हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के टर्म में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये डिवीजन के टर्म में दिया है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के टर्म में दिया हुआ है, तो हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के टर्म में पढ़ सकते हैं। फोकस हमको ये 3 चीज़ पे ही करना है, तो हमको ये तीनों चीज़ों को बढ़िया से पढ़ना है, यही मेन 3 चीज़ आपका पूरा टॉपिक कवर करेगा। तो हम लोग पहला जो फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, वेक्टर, तो वेक्टर्स एडिशन हम लोग पढ़ेंगे आज, और देखेंगे यदि पूरा हो सके तो वेक्टर एडिशन मतलब ये चीज़ क्लियर है कि 2 या 2 से अधिक वेक्टर होंगे। वेक्टर एडिशन, जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 + 3 कर रहे हैं, तो 4 + 3 2 वेक्टर हो गए ना यहाँ। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हम 2 वेक्टर का ही कम से कम करेंगे ना, एक वेक्टर का तो नहीं हो पाएगा, तो मिनिमम 2 वेक्टर होने चाहिए उसके लिए। तो हम लोग वेक्टर एडिशन में जो हमारा फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एडिशन में। तो फर्स्ट मेथड है दैट इज ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल
लॉ। तो ट्रायंगल लॉ ये फर्स्ट मेथड है किसको, वेक्टर्स को ऐड करने का। इसमें कंडीशन क्या है, ओनली टू वैक्टर्स कैन बी एडेड। मतलब समझ में आया, मतलब इसमें कंडीशन क्या है कि सिर्फ कितने वेक्टर ऐड हो सकते हैं। मतलब यदि हम 3 वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये मेथड काम नहीं करेगा, हमको दो वेक्टर के लिए ही ये मेथड काम करेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ कहता क्या है, फिर स्टेटमेंट लिखा देंगे, पहले समझ लीजिए। तो ट्रायंगल लॉ फर्स्ट क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए कि एक वेक्टर जो है वो वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर जो है दैट वेक्टर इज बी। ठीक है, तो 2 वेक्टर हो गए, ओनली 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड। इसमें इस मेथड में 2 ही वेक्टर को ऐड करना है, उससे ज़्यादा वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। और एक टर्म आता है, जैसे वेक्टर ए हो गया और बी हो गया, अब एक टर्म आता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब समझते हैं, हाँ, जो आंसर आया। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरे पास 200 रुपये है, मेरे एक दोस्त के पास 50 रुपये हैं, दोनों को जोड़ दिए तो जो रिजल्ट निकला वो कितना हुआ, 250 हुआ, 250 हुआ। मान लीजिए कि मेरे पास 200, उसके पास 50 और हम उसमें से 100 रुपीज़ उसको दे दिए, तो उसके पास कितना बचा, उसके पास 150 बचा, मेरे पास कितना बचा। तो जो भी रिजल्ट निकल के आया फाइनल, उसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। तो वेक्टर के टर्म में रिजल्टेंट मतलब 2 वेक्टर को या तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट कहलाएगा। तो यहां पर 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो तीसरा जो निकलेगा वेक्टर वो रिजल्टेंट कहलाएगा। और हम आपको बताए थे सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। मतलब एक वेक्टर जब दूसरे वेक्टर से ऐड होगा तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर निकलेगा, या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से सबट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर निकलेगा। समझ गए। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो इसका लॉ क्या कहता है कि इन दोनों में किसी को भी फर्स्ट वेक्टर मान सकते हैं आप। मान लीजिए इसको फर्स्ट वेक्टर मान लिया और बी को सेकंड वेक्टर मान लिया, तो करना क्या है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से मैच करना चाहिए। ठीक है, और वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। तो वेक्टर चेंज नहीं होगा कैसे, वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे। कौन सा नंबर प्रॉपर्टी हम लोग उसको फॉलो करेंगे, 4 प्रॉपर्टी बताए थे, कौन सा प्रॉपर्टी है वो, व्हेन वी टाइप्स ऑफ वेक्टर नहीं पूछ रहे हैं, वेक्टर को कौन सा प्रॉपर्टी के तहत हम शिफ्ट कर सकते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी में कौन सा है, टेल बोलिए, पता ही नहीं चल रहा क्या मास्टर पूछ रहा है। ये भगवान, एक बार रिवाइज कर लेते तो पता चल जाता। कॉपी देखिए, बोले थे ना वो, उस पर स्टार मार्क दिए थे ना, हाँ, उसका मीनिंग है 3rd नंबर प्रॉपर्टी लिखाए थे। 3rd नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया, समझ लिए हम भी। देखिए यहाँ पर, उस पर जोर मत दीजिए जो है ही नहीं आपके पास। देखिए यहाँ आइए, ये देखिए, ये वेक्टर ए है हमारा, ध्यान से देखिए, वेक्टर ए है। अब इस बी वेक्टर को हम ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ये ऐसे पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा तो इसका टेल पॉइंट इसके हेड से मैच कर जाएगा। और कह क्या रहा है कि आप इन दोनों में पहले किसी फर्स्ट वेक्टर, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, आप ऐसे किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं, इसका कोई एक बाउंडेशन नहीं है। इसको फर्स्ट मान लिया तो फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मैच करेगा। ध्यान से, अरे टेल टू टेल एंगल निकालने के लिए भैया, नहीं, इसमें फर्स्ट का हेड दूसरे के टेल से मैच करेगा। ठीक है, और हमको एंगल ऑफ वेक्टर निकालने के लिए 2 वेक्टर को टेल से टेल मैच करना है। क्लियर है, बोलो। ठीक, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से मैच किया, कैसे करेगा, यदि ये पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो करेगा। तो उसी तरह यहां पर बी वेक्टर हो गया ऐसे। ठीक है, अब समझिए, तो 2 वेक्टर को हम इस तरह से अरेंज कर दिए कि फर्स्ट का हेड दूसरे के टेल से मैच कर गया। ठीक है, तो अब हम कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा
वो जो रिप्रेजेंट होगा वो उसका टेल फर्स्ट वाले के टेल से और उसका हेड जो होगा वो सेकंड वाले के हेड से मैच करेगा। ठीक, तो ये हो गया वेक्टर ए। इसको यदि हम वेक्टर बी कह रहे हैं तो इनका एडिशन जो होगा दैट इज सी वेक्टर, और हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये कहलाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब दो वेक्टर को ऐड करने से जो थर्ड वेक्टर मिला दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये इतना जो लेंथ मेजर करेंगे ये लेंथ इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और ये जो डायरेक्शन है ये उसका ये डायरेक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा डायरेक्शन ऑफ हाँ सटा दो खाली बस। ठीक, बैठ। हिल नहीं रहा है। चलिए जल्दी फास्ट लिखी तो। तुम लिख नहीं रहे हो? क्या हुआ? तुम लिख लिए? पढ़ा रहे तभी लिख लिए तो? इसके आगे लिखिए, इसके आगे लिखिएगा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लॉ लिखिएगा, और ट्रायंगल लॉ के बाद ओनली टू वेक्टर्स कैन बी एडेड, ये लिख करके छोड़ दीजिएगा, ये डायग्राम मत बनाइएगा। अभी कुछ स्टेटमेंट लिखा देंगे फिर इसको ड्रॉ कीजिएगा। यहां तक लिख लेना है आपको। हो गया? तो ट्रायंगल लॉ में स्टेटमेंट लिखिए उसका। हाँ, ओनली टू वेक्टर्स कैन बी एडेड। इसके बाद कैन बी एडेड। ठीक है, आगे लिखिए। मतलब इसके बाद स्टेटमेंट लिखा रहे हैं फिर ये डायग्राम बनाइएगा। स्टेटमेंट लिखिए, इन दिस ट्रायंगल लॉ, स्टेटमेंट लिखिए, इन दिस ट्रायंगल लॉ, in this triangle law we assume any vector, in this triangle law we assume any vector as a first vector, we assume any vector as a first vector, and other vector is second vector, other vector is second vector, अदर वेक्टर इज सेकेंड वेक्टर, फुल स्टॉप। आगे लिखिए उसमें द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर will be matched with, head of first vector will be matched with tail of second vector, will be matched with tail of second vector, will be matched with tail of second vector। ठीक, फुल स्टॉप। अगले पॉइंट में लिखिए, अगले लाइन में लिखिए, and the resultant vector will be represented, and the resultant vector will be represented by a vector will be represented by a vector having its head
मैच विद हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, मैच्ड विद हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, matched with head of second vector and its tail matched with tail of first vector, match with tail of first vector, tail of first vector, full stop। उसके बाद ये डायग्राम बना लीजिए। यहाँ से यहाँ दोनों बना लीजिए, दोनों एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो सेकंड है। जैसे मान लीजिए सपोज करें एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर मान लीजिए सी वेक्टर है, ठीक है, और एक जस्ट उसके ऊपर एक वेक्टर यहाँ डी है। ऑब्वियसली दोनों का मैग्नीट्यूड में सी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो हमको क्या मानना है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं। तो हम सी वेक्टर को एज इट इज़ ऐसे ले लिए, सी वेक्टर, और जो डी वेक्टर है उसको उसके हेड पे ले लिए। तो हेड पे लिए ये डी वेक्टर आ गया, तो हमको इसका रिजल्टेंट लेना है। तो हम क्या किए, फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ दिए पैरेलल शिफ्ट करते हुए, ताकि वेक्टर चेंज ना करे, तभी तो सी को सी लिखें और डी को डी लिख पाएँ। और उसके बाद उसका रिजल्टेंट जो है वो ऐसे मैच करेगा, यानी रिजल्टेंट का टेल फर्स्ट के टेल के साथ और रिजल्टेंट का हेड जो है वो सेकेंड के हेड के से मैच करेगा। तो इसको मान लेते हैं ई वेक्टर। तो हम लिख पाएंगे वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ई। समझ पाए? अच्छा, अब इसी में हम इसको ऐसे समझते हैं, इसको लिखने का तरीका एक और है, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, और ये ई को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया कि सी वेक्टर को हम जब डी वेक्टर के साथ ऐड करेंगे और वहाँ पर माइनस ई वेक्टर करेंगे तो हमको रिजल्ट 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं, देखिए, जैसे सी वेक्टर ठीक है, डी वेक्टर ठीक है, और हमको क्या करना है, ई वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हमको ऐड करना है। जैसे ई वेक्टर है तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस ई, ये होगा नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ई होगा। जैसे माइनस सी, तो क्या होगा, ये नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर सी। समझ पा रहे हैं इस बात को? नहीं होगा, बोलो, सिंपल। तो हम बात कर रहे हैं माइनस ई, तो हम ये ई वेक्टर इधर है तो माइनस ई वेक्टर ये होगा ये माइनस ई वेक्टर, और इस वेक्टर को हम ऐसा शिफ्ट भी कर सकते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, बोलो। ठीक, तो इस केस में क्या हुआ, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, और उसमें हम नेगेटिव वेक्टर ई का ऐड कर दिए, तो सब मिलकर के 0 हो गया। क्या हुआ, तुम सो रहे हो क्या, रात को ठीक से नहीं सोए थे, तो नींद आ रहा है, लेकिन नींद आएगा, ठीक है, नींद आएगा, नींद हमको भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, उसको भी नींद आ रहा है, सर दुख रहा है, नहीं उसको नींद आ रहा है, नींद आने पर नहीं सो पा रहे हैं, दिमाग बोल रहा है अरे गधे सो जाओ, और तुम बोल रहे हो कि नहीं सर डांटेंगे, तो उसके बीच में कन्फ्लिक्शन चल रहा है, इसलिए सर दर्द कर रहा है। ठीक है, अभी हो कुछ रहा, अभी हो क्या रहा है, ना दिमाग का बात मान रहे हैं ना पढ़ाई हो पा रहा है। तो रात को ठीक से गहरा नींद सोना होगा, मेरी तरह सोइए, रात को 9:30-10 बजे तक सो जाइए और सुबह में 7 बजे तक सोइए। कितना घंटा हो गया, 6 बजे से पहले उठना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन आराम भी तो, नींद से भी तो आराम से करना चाहिए ना, उसके बाद आगे भी तो टाइम है। मान लीजिए सुबह में 4 बजे उठ गए, आज तो हम जीवन में पहली बार सुबह 4 बजे उठे,
उठे, नहा, एकदम पूरा एकदम फ्रेश, उस नहाना धोना थोड़ा पूजा पाठ सब करके, और उसके बाद फिर जाके सो गए। अब मान लीजिए जगह भी है तो पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि सुबह 4 जल्दी उठ गए। क्यों कष्ट करना है, आराम से रिलैक्स, लाइफ को रिलैक्स रखिए। गिन चुन के 4 काम करने हैं आपको। 12 बजे तक क्यों सोना भाई? मतलब 10 बजे तक आप 12 बजे तक सो रहे हैं, इसका मतलब रात को 2-3 बजे तक जगह है, तब ना घर में 12 बजे तक सो रहे हैं। तो 2-3 बजे तक क्या उसमें हल जोत रहे हैं? पढ़ाई करिए उसमें। अरे कहने का मतलब है आउटपुट निकलना चाहिए, आउटकम निकलना चाहिए। सुनिए रहते हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, रात को आराम से 2-3 बजे तक जग रहे हैं, उसके बाद 12 बजे तक सो रहे हैं ना, और एग्ज़ाम के रिजल्ट, यदि आपने 10th बोर्ड दिया और एग्ज़ाम का रिजल्ट में 99.8% आ गया, तो अगला दिन से ना सुबह 12 बजे उठिएगा ना तो चाय मिलेगा। हमको तो मिला और बहुत सारे स्टूडेंट को मिला है। कहने का मतलब ये कि कर्म सिद्ध करता है आपका कि आपको कितना रिस्पेक्ट मिलेगा। ठीक है, आप दिन रात पढ़ कर IAS बन गए तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना। तो क्या ऐसा चीज़ कर लिए जो रिस्पेक्ट मिलने लगा आपको? पढ़ने से सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। अब मानिए अंगूठा छाप था, पैसा, मतलब रिस्पेक्ट मिलता है 2 चीज़ों से, या तो पावर होना चाहिए या तो पैसा होना चाहिए। तीसरा चीज़ में ना, एक मतलब कुत्ता भी, गली का कुत्ता भी वैल्यू नहीं देता, वो भी टांग उठा के पोल समझ के मुद के चल जाएगा वो। समझे? रिस्पेक्ट 2 ही चीज़ से मिलेगा, या तो आपको पैसा होना चाहिए या पावर। देख लीजिए कौन सा लेना है, और दोनों मिल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन पावर रिस्पेक्ट तो तभी मिलेगा। रिस्पेक्ट ऐसा थोड़ी ना कि थाली मिला के आपको दे दिया खा लीजिए। रिस्पेक्ट कमाना पड़ेगा ना, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा तब मिलेगा, और दोनों के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए भी और पावर के लिए भी। अब मान लीजिए सपना में ऐसा कुछ हो जाए अचानक, और आप 2 बजे दोपहर में सो के उठे और सब आप घर के बालकनी में झांक रहे हैं, और वहाँ पर कम से कम 10,000 आदमी खड़ा है और आपके नाम का नारा लगा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका नाम अभिषेक कुमार है, तो अभिषेक कुमार जिंदाबाद, अभिषेक कुमार जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, अभिषेक कुमार जैसा हो, एकदम चिल्ला रहा है। ऐसा होता है कभी क्या? यदि ऐसा होता है तो उसका बैकग्राउंड काफ़ी पहले आपने मेहनत करके रखा है। समझे? समझ में आया? इसलिए 2 चीज़ तभी मिलेगा, नहीं तो फिर कुत्ता ही वैल्यू नहीं देगा, इंसान क्या देगा? इंसान तो बाद में वैल्यू देगा ना, कुत्ता ही नहीं वैल्यू देगा। समझे? इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। आइए, तो इसमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए क्या हो रहा है। अब सिचुएशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा। यहाँ पर पहले दर्द होता था, हल्का फुल्का नहीं भी होता था, क्योंकि यहाँ पर तो उतना ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड होता नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड होता है पीछे। जब समस्याएं आपके सोच से ऊपर जाने लगे तो यहाँ दर्द होगा, जब यहाँ से शुरू होगा। मेरा भी दर्द हुआ था, ठीक है, इसलिए आपको भी दर्द होगा। और नहीं दर्द हो रहा तो सोचिए क्यों नहीं हो रहा, यानी कि आप सोच नहीं पा रहे। क्या किए? C + D -E कर दिए। -E कर दिए मतलब E वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हम जोड़ दिए। किस में जोड़ दिए? C + D में। तो रिजल्ट हमको 0 मिला। रिजल्ट क्यों 0 मिला? क्योंकि कौन कौन वेक्टर ऐड हुए? C, D और E, तो ऐड होके 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया। 0 क्यों आया? मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है, ये A वेक्टर है, और ये हमारे पास B वेक्टर है, और ये हमारा C वेक्टर है। तो C वेक्टर इतना है ना, C वेक्टर है यहाँ इतना। इसका यदि उल्टा हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये तीनों वेक्टर सम होकर 0 तो आया। जैसे A + B, वेक्टर A + वेक्टर B = C आया, तो इतना लेंथ आया। यही 0 हो जाएगा। कैसे 0 कैसे होगा? इसी को हम ऐड कर देंगे तो वेक्टर A + वेक्टर B और -C वेक्टर, यानी कि हमको क्या ऐड करना था? हमको ऐड करना था C वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। किस में? A + B में। तो हमको रिजल्ट क्या मिला? 0। वो कैसे मिलेगा देखिए। अब वो कैसे मिलेगा? यहाँ पर ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हुआ, और ये वेक्टर C हुआ। तो सब तीनों ऐड हो गए तो 0 हो गया ना। क्यों? क्योंकि यहां पर मान लीजिए कि C वेक्टर यहीं तक है, तो ये जो वेक्टर होता, ये D वेक्टर, तो यहां क्या लिखा था? यहां पे लिखा था, देखिए क्या लिखा था,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी, ये तब लिखा था। लेकिन सी यहां पहुंच गया ना, तो डी क्या हो गया? तो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है उतार लीजिए। अभी नहीं भी समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आगे के टॉपिक्स में समझ में आएगा, रिपीट करेंगे हम लोग। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा दोनों मिलकर सी प्लस डी मिलकर 50 आया है, 50 आ गया, तो सब मिल के 0 हो गया। हाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये 10 रुपया है, ये 20 रुपये, तो 30 रुपया हुआ, तो आपके पास 30 रुपया हुआ, तो रिजल्ट हुआ 30 रुपया। लेकिन आप 30 रुपया किसी को दे दिए, तो आपके पास क्या बचा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर 0 नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया, इसीलिए डी बचा। यही आगे बढ़ जाता तो डी क्या होता? 0। आपको बीच बीच में कभी कभी हमेशा लगेगा हे भगवान, अच्छा होता कि साइंस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मैथ और बायोलॉजी में तो ऑप्शन है, लेकिन फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। हंस के पढ़िए या रो के पढ़िए, तो जब ये तय हो गया कि हंस के पढ़िए या रो के पढ़िए, तो हंस के पढ़िए, और यदि आंख से आंसू आए तो उसको कहिए खुशी के आंसू हैं। तो इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू क्या होगा? रिजल्ट 0 होगा। और यदि मान लीजिए कि a प्लस बी, ये जो टर्म है ये कब लिया गया है? जब ये मान के लिया गया कि c वेक्टर बड़ा नहीं है, छोटा वेक्टर है, तो d उसको बराबर कर रहा है। कैसे? तो a, b और c तीनों को ऐड करके, इसको मत लिखिए अभी क्योंकि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग 2 ही वेक्टर पढ़ रहे हैं, इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। हो गया? क्लियर है? जहां भी वेक्टर्स लॉ, ये ट्रायंगल लॉ लिखे हैं ना, ट्रायंगल लॉ के बगल में लिख लीजिए ग्राफिकल मेथड। हाँ ग्राफिकल मेथड। इसमें भी क्या होगा? 2 वेक्टर्स ही ऐड हो पाएंगे। पैरेललोग्राम जानते हैं? किसको कहते हैं? और पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। चारों बराबर हो क्या? और बोलो। अपोजिट साइड्स क्या बोल रहे थे तुम? पैरेलल हो? नहीं, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है। क्या एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है? हिला हुआ है, थोड़ा सा ठीक कीजिए। 19 ठीक नहीं रहेगा। दुनिया का कोई माई का लाल आप पैदा नहीं लिया जो आपको फिजिक्स पढ़ा देगा। हम कौन खेत की मूली हैं? क्या तुम्हारे टाइम लॉकडाउन से क्या होगा? लॉकडाउन में क्या कोरोना हाथ में हो गया था? समस्या गंभीर है, सुनिए पहले ध्यान से। समस्या गंभीर है, इस समस्या को जितना जल्दी दूर करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस तो चौगुना है। आपको लगेगा कि मास्टर ठीक नहीं पढ़ा रहा है, इसमें गलती है, इसी को नहीं ठीक से आ रहा है। इसको बताना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या है।
समझ गए? देख रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम हो सकता है। पैरेललोग्राम कहते हैं कि ऐसा, क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल एज वेल एज पैरेलल। अपोजिट साइड तुम पैरेलल बोल रहे थे, तो एक साइड पैरेलल हो गया, एक साइड इक्वल होगा कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगे? मतलब ये साइड पैरेलल होगा और ये साइड इक्वल होगा, ये पैरेलल नहीं होगा, यही ना? ठीक है, गलती समझ में है? देखिए, एक ऐसा हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे, या पैरेलल भी होंगे इक्वल भी होंगे, दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम बात करें ऐसा होगा, तो हम बात करते हैं मान लीजिए कि स्क्वायर का, ये स्क्वायर है मान लीजिए, तो स्क्वायर में क्या हो रहा है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल भी हैं। इसको ए मान लीजिए, ए, तो ये भी ए है, ये भी ए है। यदि यही बात करेंगे रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, ये ए है तो ये साइड भी ए है, और ये साइड बी है तो ये साइड बी है। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। जैसे इसको देख लीजिए, ये मान लीजिए कि ए है और ये साइड बी है, तो ये पैरेलल है और इक्वल है, ये पैरेलल है और इक्वल है। बस अंतर ये है कि ये, इसके सारे एंगल, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री है। और यदि ए और बी बराबर हो गया तो वो स्क्वायर बन गया। समझ में आया? तो पैरेललोग्राम मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके इक्वल और अपोजिट साइड्स होंगे। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कीजिए, जल्दी से ड्रॉ कीजिए। मुझे उम्मीद नहीं था कि ये बताना पड़ेगा, लेकिन चलिए। 9-10 का यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है, या मैथ का एनसीईआरटी बुक हो, भारतीय भवन हो, बिहार बोर्ड हो, बीटीबीसी हो, कोई भी बुक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब में एक ही दिया हुआ है। आईसीएसई बोर्ड खाली उसमें अलग दिया है थोड़ा, और अमीरों का बोर्ड है वो, अमीरों का बोर्ड है वो, आईसीएसई बोर्ड। उसमें जो नहीं पढ़ता है वो 92.3% लाता है, और जो पढ़ गया वो 99.6%। आता कुछ नहीं है। अरे ओके, वो बात की बात है, हम बात कर रहे हैं सरकारी स्कूल का, वो अलग बात है। सरकारी स्कूल में क्या होता है, पटना का सरकारी स्कूल, गांव घर का तो छोड़ दीजिए, गांव घर में तो गांव घर में क्या होता है कि मास्टर साहब घुसे अपना स्कूल में, घुसे, अरे नरेश, अरे बड़े खार पी रहा है सोमपापड़ी, कहाँ का रॉड निकाला रहे? नहीं मास्टर जी, वो स्कूल, वो क्लासरूमा वाला पिछल का रॉडवा निकाले हैं, हमारा ऑफिसवा का नहीं ना निकाल लिया ना। ना सर, अगला दिन देख रहा है कि पूरा आराम से सब 3-4 लड़का आराम से सोमपापड़ी खा रहा है। अरे आज क्या क्या निकाला? तो आज चापाकल का हैंडल निकाली है मास्टर जी। ठीक है, एक दिन देखा कि 6-7 दोस्त लोग पूरा एकदम खा पी रहा है, और मास्टर साहब को देखते ही भाग गया सब। ले भाग रहा है सब, क्या बात है? तो एक बोलता है मास्टर, उसमें से जो सबसे छोटका बचवा रहता है जो देर से भाग रहा होता है, मास्टर जी आपका ऑफिसवा वाला छड़वा निकाल लिया है। उतना मोटा छड़ था, तो बहुत, उसे 7-8 का पार्टी हो गया। सरकारी स्कूल में यही होता है। ठीक है, सरकारी स्कूल में चापाकल नहीं होता है, जिसको पानी पीना होता है वो अपना चापाकल लेके जाता है, उसमें गाड़ता है, उसको कसता है, उसका दूसरे में पानी पीता है। समझ गए? क्या अच्छा बना दिया गया है? अब कुछ बेहतर होगा। अरे ध्यान सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग सोचने का बदल जाएगा। नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, मान लीजिए कि एक ऐसा समय आया कि चिंटू को बोला ना एक आदमी, बीच जब स्कूल से आ रहा था तभी बीच में एक कहीं पर चाय, ये कुछ आइसक्रीम खाने के लिए रुका, तो एक आदमी बोला ना कि अरे बाबू सुनो, वहाँ तुम्हारे पापा हैं, पापा तुम्हारा वहाँ वेट कर रहे हैं, शास्त्री नगर वहाँ पर तुम्हारे पापा वेट कर रहे हैं, चलो बहुत जल्दी से तुमको पहुँचा देते हैं, तुम्हारे पापा वहाँ पर बुला रहे हैं तुमको। ठीक है, वहाँ ड्राइवर भी नहीं है उसका, बोले मम्मी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, पापा को चोट लग गया है, सो पापा जल्दी बुला रहे हैं तुमको। वैसा ही कुछ इंसिडेंट होता है छोटू के साथ में
पटना रेलवे स्टेशन के बाद, उसका बोलता है कि चलो तुम्हारे वो भैया बुला रहे हैं, चाहे मम्मी बुला रही हैं, तुम्हारी मम्मी मिल गई है, ठीक है, इतना दिन तुम खोज रहा था, तुम्हारी मम्मी मिल गई है, चलो तुमको तुम्हारी मम्मी से मिलाते हैं। कौन चल जाएगा, कौन नहीं जाएगा, या दोनों चल जाएंगे? चिंटू चल जाएगा, छोटू नहीं जाएगा। काहे लगता है ऐसा? हाँ, तुम लोग क्या राय है? वो लोग राय दे दिया, तुम बताओ क्या राय है? छोटू नहीं जाएगा, तुम्हारा क्या राय है? देर से जाएगा। अच्छा, तो छोटू चला जाएगा, चिंटू चला जाएगा। चिंटू चला जाएगा, छोटू जो उसको ले जा रहा है ना, उसको भी बेच देगा उधर जाके, ठीक है, जो उसको ले जा रहा है ना, हाँ ठीक चलो, बोले ना हम इन्हें से जाएंगे, ना ओनने नहीं, हम इन्हें से चलेंगे। अरे चलो इधर से, नहीं इधर से, ना हम इन्हें से चलेंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, तो बोल दिया ना, तो बोले नहीं चल। अच्छा, तो वो सोचेगा बच्चा है, छोड़ो इसका मन रख लेते हैं, इधर से चलते हैं, उधर से क्यों जाएंगे। उधर ले जाकर ना अपना साथी लोग सब पकड़वा के ना, उसका कान उनमें जो हाथ गला चैन उन चाहे मोबाइल फोन होगा वो छीन लेगा उससे। एजुकेशनली या पढ़ाई के बेस पर चिंटू आगे है, छोटू पीछे है, कहीं तक कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन सामाजिक रूप से या जनरल अवेयरनेस के बेस पर या दिमाग का तेज छोटू है, चिंटू नहीं है। समझ में? तो कोई जरूरी नहीं है कि जो दिमाग का तेज है वो पढ़ने में भी तेज होगा, कोई जरूरी नहीं कि जो पढ़ने में तेज है वो दिमाग का भी तेज होगा, ठीक है। अब अंतर क्या है दोनों में? दोनों में एक ने दुनिया देखा है 5 साल की उम्र में ही, और एक ने दुनिया को नहीं देखा है। वो ये मान के चलता है दुनिया के हर एक व्यक्ति भगवान राम है, जो बोलेगा सच बोलेगा, ठीक है। और छोटू को माता पता है कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, इसलिए जो उसको ले जा रहा है ना, हो सकता है उसको भी वो उसको भी किडनैप करके उसी से मोबाइल फ़ोन छीन भी ले, ये भी कर सकता है वो। समझ में? तो एक तेज दिमाग होना अलग चीज़ होता है, एक तेज पढ़ाई करने वाला आदमी अलग होता है। समझ में? अंतर क्लियर हुआ सब लोगों को? तो आपको दोनों करना है, आपको दोनों करना है। क्यों दोनों करना है? क्योंकि पढ़कर तो तेज हो गए, लेकिन कोई सामाजिक ज्ञान नहीं है, तो लोग आपको बलगला देंगे, आपको सही गलत का अंतर करना नहीं आएगा। तो चिंटू को सही गलत का अंतर करना नहीं आता है, उसको मालूम है जस्ट ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेकिन छोटू को जीवन में सही गलत का अंतर करने आता है। दोनों सेम उम्र के बच्चे हैं, समझ में आए? लेकिन एक को मूर्ख बनाया जा सकता है, दूसरे को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। वैल्यू ज़्यादा छोटू को रहेगा। हो सकता है भविष्य में छोटू अंबानी बन जाए और चिंटू एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि डॉक्टर का बेटा है, वो डॉक्टर बनेगा, ठीक है। लेकिन चिंटू जो बनेगा, छोटू हो सकता है कि क्रिमिनल ही बन जाए, और एक तेज तरार आदमी बन जाएगा, अंबानी भी बन सकता है, क्योंकि अंबानी भी पहले ग्राउंड से ही उठ करके बना है। समझ पाए मेरी बात को? दोनों ही अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे, ये गारंटी है। और ज़्यादा यदि पूछा जाए कि कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, तो छोटू का ज़्यादा चांस है कि सक्सेसफुल होगा। इसका मतलब ये मत समझिएगा आज पढ़ाई कॉपी किताब फेंक फाक करके वहाँ पर हाँ। कहानी अच्छा था, समझदारी वाला था, समझे? साहिल कुमार अभी भी नीचे ही नाप रहा है, नीचे जमीन का हाइट नाप रहे हो क्या? हाँ, 2 मीटर होगा ना, 1-1.5 मीटर। हाँ, जहाँ बैठा है ना वहीं पर पीएनबी का ट्रेजरी है, वहाँ ज़्यादा झाँकोगे ना तो पुलिस आ जाएगी। समझ गए बात को? टॉपिक क्लियर हुआ? चलिए, तो पैरेललोग्राम क्लियर हो गया। अगले क्लास में पैरेललोग्राम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा जाएगा। इसका एनालिटिकल मेथड भी पढ़ेंगे बढ़िया से। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, चिंटू बनना है कि छोटू बनना है, सोच लीजिएगा।